यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र 9 अप्रैल 2022 को है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर हमको प्रत्येक पाठ से किन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है जिससे इस विषय में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न या एमसीक्यू के कुल 10 प्रश्न आते हैं, तो यह आपका विशेष प्रकार से तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से मैप आधारित, यहाँ पर मैप आधारित यह भी 10 नंबर का प्रश्न आता है और बहुत ही आसान होता है। तो इन दोनों प्रश्नों पर यहाँ पर एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं यह तथ्यात्मक होते हैं या सूचनाप्रद यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैप का क्षेत्र यहाँ पर बहुत ही सीमित है। अभी चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो आप मैप के प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हिस्ट्री है, सिविक्स है और दूसरे पार्ट में जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर इतिहास का जो पहला चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आपको सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, इसको आप परिभाषित करना जानें। अब राष्ट्रवाद के उदय का कारण, यहाँ पर उदय का कारण क्या कारण है, इसका कारण पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद की एग्जैक्ट परिभाषा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 शब्दों में एकदम याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जर्मनी का एकीकरण यह एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क का उसमें योगदान और जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ यह एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद यहां से क्या क्लियर होना चाहिए, यहां से आपको फ्रांस की क्रांति क्लियर होना चाहिए और यहां से तथ्यात्मक बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर यह क्रांति कब हुई है, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और यहां पर नेपोलियन का योगदान, यह नेपोलियन के योगदान के बारे में यहां से एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर यहां पर इटली के एकीकरण में जो मेजिनी थे उनका क्या योगदान था, तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का यहां पर आता है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा आपने पहले ही देख लिया है, स्पष्ट हो लिया है। अब यहां पर सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, तो भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर, भारतीय लोगों पर यह प्रभाव, तो यहां पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा और सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे, उसके पश्चात आपको क्लियर होना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन क्या है। इसके पहले आपको रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इसके प्रावधान थे, क्या इसमें कमियां थी जिसके कारण लोगों को असहयोग आंदोलन की तरफ जाना पड़ा। तो अब यहां पर गांधी जी का आगमन कब भारत में होता है और गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रारंभिक जो आंदोलन थे, चंपारण का हो चाहे खेड़ा का हो या अहमदाबाद में चलाया गया मिल के मजदूरों के लिए आंदोलन है, उसके बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फिर देखिए बाबू, यहां पर आपको चौरी चौरा कांड एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर यहां पर आपको जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड हमने कहा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बारे में एकदम क्लियर स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात यहां से हिंद स्वराज जो गांधी जी की पुस्तक है, इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात यहां पर जनजातियों के क्या, श्रमिकों के और किसानों के क्या आंदोलन हुए और गांधी जी की या अन्य जो भी उस समय के नेता थे उनका क्या योगदान था, यह स्पष्ट होना चाहिए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो यहां पर दांडी यात्रा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर गांधी इरविन समझौते के बारे में मालूम होना चाहिए, गांधी इरविन समझौता क्या था, यह क्लियर होना चाहिए।
फिर यहीं पर आपको साइमन कमीशन, इतनी बात अगर बाबू क्लियर होगी तो आपको भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रश्न में। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह साइमन कमीशन के बाद की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से गांधी इरविन समझौता, इन सब के बारे में एकदम स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अब नागरिक शास्त्र के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। यहां पर सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तथ्यात्मक नहीं होते हैं। यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम इसको आप पेपर देख करके क्लियर कर लीजिए। इसके पहले के जो वर्षों के पेपर हैं तो यहां से विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके विचार क्या हैं निम्नलिखित बिंदुओं पर, यह इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता घातक क्यों है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, उत्तरदायी शासन क्या होता है, विधायिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है उसकी विवेचना कीजिए, केंद्र राज्य संबंध क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं, फिर दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, फिर लोकतंत्र में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर आप प्रत्येक पाठ को पढ़ करके अपनी एक राय बना लीजिए। जैसे सत्ता की साझेदारी आपको पता होनी चाहिए कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और संघवाद का क्या अर्थ है। तो प्रत्येक पाठ का आपका एक अपना मूल विचार होना चाहिए और उस मूल विचार के आधार पर जितने भी विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उन समस्त विचारात्मक प्रश्नों के संबंध में आप या खंड क और खंड ख दोनों में मानचित्र कार्य पूछा जाता है। तो यहां पर इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित जो खंड है उस खंड में केवल भारत में जो राष्ट्रवाद है इस राष्ट्रवाद से संबंधित जो है स्थल पूछे जाते हैं और उनको भारत के मैप में प्रदर्शित करना होता है। इसी प्रकार से जो ज्योग्राफी और साथ ही साथ अर्थशास्त्र वाला खंड है उसमें वन संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज और बांध पर आधारित प्रश्न होते हैं। इन्हीं को आपको केवल ध्यान रखना है और उनको आप नक्शे में प्रतिदिन भरते हुए इसका अभ्यास। तो देखिए इसके भूगोल खंड में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर आपको बहुत पाठ्यक्रम को बहुत ध्यान में रखना है और प्रश्न पत्र जो पीछे पूछे गए हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखना है। संसाधन और विकास इसका पहला टॉपिक है। इसमें आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन की जानकारी होनी चाहिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, परती क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, मृदा के प्रकार, खादर और बांगर भूमि, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर मृदा अपरदन के संबंध में कि मृदा अपरदन क्या है, कारण क्या है, इसका रोकथाम किसे किया जा सकता है, यह दोनों प्रश्न यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा खंड यहाँ पर कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी फसलें रबी की, खरीफ की या जायद की हैं, उनका समय क्या है। फिर भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं, किसानों के सम्मुख क्या चुनौतियां हैं और सरकार द्वारा कृषिगत सुधारों के क्या उपाय किए गए हैं, इसके संबंध में एकदम स्पष्ट आपका विचार होना चाहिए। टॉपिक आप पहले से निर्धारित कर लीजिएगा, उसके आप हेडिंग निर्धारित कर लीजिएगा। इसी प्रकार से कृषि के संबंध में आपको गेहूं का उत्पादन कहां कहां पर किया जाता है, किस समय पर बोया जाता है, क्या इसकी जलवायु होती है और कितना उत्पादन होता है, तो गेहूं और चावल दो पर अपने को केंद्रित करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर चाय है, कपास है, काफ़ी है, जूट है, इन चारों फसलों पर फिर आपको इस कृषि वाले पार्ट में केंद्रित होना है। इसी प्रकार से तीसरा अध्याय यहाँ पर खनिज और ऊर्जा से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो लेना है कि धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। फिर यहाँ पर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के किन राज्यों में इनका उत्पादन होता है, कौन कौन सी खानें हैं, कहाँ पर इनका उत्पादन होता है। इसी प्रकार से दो अन्य अधात्विक खनिज अभ्रक और कोयला, तो यहाँ पर यह अभ्रक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कोयला कितने प्रकार का होता है, साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं, प्राकृतिक गैस क्या होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पर इनका उत्पादन होता है और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पवन
पवन ऊर्जा के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पवन ऊर्जा क्या होती है, कहां पर भारत देश में किन राज्यों में इनका सबसे उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा या भविष्य की ऊर्जा है, इसका उत्पादन कहां पर सबसे अधिक हो रहा है या कितने मेगावाट इसका उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा क्या है, और परमाणु ऊर्जा के संबंध में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि थोरियम कहां पर पाया जाता है, कैसे मोनेजाइट जो बालू है उससे कैसे इसको निकाला जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं उन केंद्र, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के केंद्रों, और पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पर होता है, इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। फिर संचार, परिवहन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो संचार, परिवहन, यह दो टॉपिक यहाँ पर है। सबसे पहले आपको देखना है कि सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में आपको स्वर्णिम चतुर्भुज आपको याद रखना है, उदाहरण याद रखना है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, इसी प्रकार से राज्य मार्ग क्या होते हैं। तो इस प्रकार से सड़क परिवहन के ये जो उदाहरण हैं उनको आपको याद रखना है। फिर रेल परिवहन से इसकी तुलना, रेल परिवहन की क्या समस्याएं हैं या सड़क परिवहन की क्या समस्याएं हैं, इस पर आप एकदम से क्लियर होना है आपको। फिर पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन से किस प्रकार से परिवहन किया जाता है या किन किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। प्रमुख पत्तन क्या होते हैं या क्या हैं और उनका उदाहरण। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट पर कौन कौन से पत्तन हैं और पूर्वी घाट पर कौन कौन से पत्तन हैं, यह आपको क्लियर होना चाहिए। फिर संचार सेवाएं क्या होती हैं, संचार सेवाओं के संबंध में एकदम से बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और स्थानीय व्यापार क्या है, इन दोनों पर एकदम क्लियर होना। फिर देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स या जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र से हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पर पहला बिंदु जो हमको विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है। तो विकसित और विकासशील देश क्या हैं, यहाँ से आपको राष्ट्रीय आय मालूम होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय मालूम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, और मानव विकास सूचकांक क्या है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक और बॉडी मास इंडेक्स BMI, यह एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है वह क्षेत्र क्या है, इनमें कौन कौन आता है। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या उपलब्धियां हैं या निजी क्षेत्र की क्या उपलब्धियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, निजी क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या और उसके निवारण के उपाय। फिर यहाँ पर आपको ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में एकदम पता होना चाहिए कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है और इससे कैसे लोगों को सहयोग किया जा रहा है उनके डेवलपमेंट में या विकास में, इस पर। फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सम्मुख क्या समस्याएं हैं, कृषि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में किस प्रकार से सरकार योगदान कर रही है या लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं कि कृषि क्षेत्र की समस्याएं समाप्त की जा सके। फिर यहाँ पर तीसरा बिंदु है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपको वैश्वीकरण पता होना चाहिए, उदारीकरण पता होना चाहिए, निजीकरण की परिभाषा और मुक्त व्यापार क्या होता है, और यह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह WTO की जानकारी होनी चाहिए। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिर न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, सरकारों की वैश्वीकरण में क्या भूमिका होती है और वैश्वीकरण किस प्रकार से लाभदायक है या वैश्वीकरण किस प्रकार से हानिकारक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर उपभोक्ता अधिकार अगला इसमें टॉपिक है। उपभोक्ता अधिकार में आपको उपभोक्ता के बारे में पता होना चाहिए और उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से होता है, भारत में उपभोक्ता के कौन कौन से आंदोलन हुए, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या होता है, और राइट टू इंफॉर्मेशन, यह RTI क्या है, इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इतनी बातें अगर आप क्लियर कर ले जाएंगे तो इस प्रश्न पत्र में आपको बहुत अधिक अंक प्राप्त होंगे।